स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 19 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल, बिहार स्पेशल, खेल इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। टू द पॉइंट करंट अफेयर पर प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे वीडियो लेक्चर ली जाती है, जिसको आप डेली देख सकते हैं। आसानी से आपको करंट अफेयर के सारे पॉइंट्स जो न्यूज़पेपर में रहते हैं वो सब कुछ समझाने का, बताने का और याद कराने का प्रयास किया जाता है, जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां पर बात करें 19 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण खबरों में, सबसे पहली खबर क्या है? अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है कि नेल्सन मंडेला दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, स्वतंत्रता सेनानी एवं नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता नेल्सन मंडेला की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2009 में 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया था, और इसका पहला वैश्विक आयोजन कब किया गया था? 18 जुलाई 2010 को किया गया था। बात की जाए तो नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मैवेजो गांव दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और उनका मूल नाम देखा जाए तो रोही हलाला, ठीक है, रोली हलाला था इनका मूल नाम। ठीक, नेल्सन मंडेला का मूल नाम जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। यूपी ट्रिपल एससी का, जब आप जानते हैं लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, और लोअर पीसीएस में ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं ना, जिनको कभी सुना ही नहीं होगा, पहली बार आपको लगेगा पेपर में देख ही रहे, पहली बार पेपर में देख रहे हैं, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग तो जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जिन्होंने नेल्सन मंडेला के बारे में नहीं पढ़ा होगा वो शायद ही जानते हो। तो रोली हलाला, ठीक है, हल हाला, ये इनका मूल नाम था। चलिए देखते हैं। विद्यालय में उन्हें नेल्सन के नाम से जाना जाता था। यह दिवस शांति, मानवाधिकार, समानता, सामाजिक न्याय एवं समाज सेवा के लिए लोग जो होते हैं उनको प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगली खबर चर्चा करें, यहां पर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया गया है। बात की जाए तो 18 जुलाई 2026 को पटना में मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के अंतर्गत पटना जॉय राइड का शुभारंभ किया गया। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया, तथा कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव एवं पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता उपस्थित रहे। आपको पर्यटन मंत्री का नाम याद रखना है, क्योंकि देखा जाए 65वीं बीपीएससी में पर्यटन मंत्री का नाम पूछ लिया था। यहां पर देखा जाए इस योजना का उद्देश्य हेली पर्यटन, एयर टूरिज्म को बढ़ावा देना है, राज्य में प्रमुख पर्यटन स्थलों तक बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध कराना तथा पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखा जाए तो इस पहल की शुरुआत की गई है। देखा जाए तो यह पहल पर्यटन अवसंरचना, निवेश, रोजगार सृजन एवं बिहार को आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी वजह से देखा जाए तो ये जॉय राइड, पटना जॉय राइड का शुभारंभ किया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में देश के सबसे बड़े जल सुरंग तैयार हो गया। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा जल सुरंग तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में, ठीक है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 12 किलोमीटर लंबी एवं 10.14 मीटर व्यास वाली देश की सबसे बड़ी जल सुरंग तैयार हुई है, जो नर्मदा के जल को प्राकृतिक प्रवाह से सोन बेसिन तक पहुंचाएगी। ठीक, नर्मदा का जो पानी है उसको सोन बेसिन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यहां पर बात की जाए तो सबसे बड़ी जल सुरंग तैयार की गई है। देखा जाए तो यह सुरंग बरगी व्यापतन परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है। ठीक है, यह परियोजना 2008 में स्वीकृति मिली थी तथा निर्माण कार्य 2011 में शुरू होकर लगभग 15 वर्ष में पूरा हुआ है। बात की जाए तो परियोजना से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, पन्ना, रीवा के लगभग 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर लगभग 1450 गांव लाभान्वित होंगे। ठीक है, देखा जाए तो इस परियोजना की लागत 799 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 1600 करोड़ रुपए हो गई है, तथा अक्टूबर 2026 में विंध्य क्षेत्र तक नर्मदा जल पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। यानी कि जो विंध्य क्षेत्र है वहां तक नर्मदा का जल किस प्रकार से पहुंचाया जाए, इसी के लिए यहां पर देखा जाए देश की सबसे बड़ी जल सुरंग बनाई जा रही है मध्य प्रदेश के कटनी में। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है 2024 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, मैं आपको डेली बताता हूं
करंट अफेयर का जो पीवाईक्यू होता है ना, जब आप पेपर देखते हैं तो पेपर में करंट अफेयर के पीवाईक्यू को इसको बिल्कुल मत किया करिए कि आप उसको स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना है, उसको देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे 2024 में देखा जाए तो अटल टनल से संबंधित सवाल पूछा था, सबसे लंबी सुरंग कौन सी, ऐसा सवाल पूछा था ना, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जल सुरंग, अब ये जो सबसे बड़ी जल सुरंग है ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। कहां पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंतर्गत आती है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली में एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान को नई गति मिली है। देखा जाए तो 28 फरवरी 2026 से शुरू राष्ट्रीय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत दिल्ली में अब तक, यानी कि देखा जाए दिल्ली में अब तक 13,500 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया है। दिल्ली सरकार ने अगले 100 दिन में 1,49,000 14 वर्षीय बालिकाओं के टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत विद्यालयों में अभियान को और तेज किया जा रहा है। बात की जाए तो एचपीवी टीका गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव करता है। भारत में यह महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा सामान्य कैंसर है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो महिलाओं में कैंसर होता है उसका दूसरा सबसे सामान्य कारण माना जाता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और इसके लिए देखा जाए टीकाकरण अभियान दिल्ली में संचालित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 नए मामले तथा 80,000 मौतें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से दर्ज की जाती हैं। अभियान के तहत विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, अभिभावकों की सहमति, चिकित्सकों की सहभागिता एवं टीके से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंडी बर्नहम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। जो एंडी बर्नहम है ये बनेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। बात की जाए तो सत्तारूढ़ लेबर पार्टी है, सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने एंडी बर्नहम को निर्विरोध अपना नेता चुन लिया है, जिसके बाद उनका ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। यहां पर देखा जाए 20 जुलाई 2026 को किंग चार्ल्स तृतीय से औपचारिक मुलाकात के बाद एंडी बर्नहम प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। 56 वर्षीय एंडी बर्नहम ने कियर स्टारमर का स्थान लिया है, जिन्होंने जून 2026 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। देखा जाए तो एंडी बर्नहम पिछले 10 वर्षों में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने सामाजिक समानता, वंचित वर्गों के उत्थान तथा जन विश्वास बहाल करने को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। अगली खबर देखते हैं। महान क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स का निधन हो गया। जो गैरी सोबर्स है ना, महान क्रिकेटर, 6 बॉल में 6 छक्का लगाने का पहला रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर था। ठीक है, और इनका निधन हो गया। बात की जाए तो वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1954 से 1974 के बीच में 93 टेस्ट मैच, 8,032 रन एवं 235 विकेट हासिल किए हैं। सर गैरी सोबर्स टेस्ट क्रिकेट में 8,000 रन और 200 विकेट का दोहरा आंकड़ा हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी थे तथा वे तेज, ऑर्थोडॉक्स, स्पिन एवं चाइनामैन तीनों शैली की गेंदबाजी करते थे। यानी कि वो फास्ट बॉलिंग भी करते थे, ऑर्थोडॉक्स स्पिन भी फेंकते थे और चाइनामैन गेंदबाजी भी करते थे। चाइनामैन गेंदबाजी देखा जाए तो जो क्या नाम है, कौन से यादव हैं जो क्रिकेटर हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो चाइनामैन गेंदबाजी करते हैं, भारत के हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1968 में उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1 ओवर में 6 गेंद पे 6 छक्के लगाने वाले पहले विश्व के पहले बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया था। यानी कि जो सर सोबर्स हैं, गैरी सोबर्स, इन्होंने सबसे पहले 6 गेंद में 6 छक्का लगाया था। आप 6 गेंद में 6 छक्का लगाने का रिकॉर्ड जो है, आपके दिमाग में जब कोई कहता है 6 गेंद में 6 छक्का, तो युवराज सिंह का नाम सबसे पहले आता है। युवराज सिंह ने 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे 1968 में ही। सर जो सोबर्स थे, गैरी सोबर्स थे, इन्होंने 6 गेंद में 6 छक्का लगा दिया था, 1968 में रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो 1958 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेली गई 356 रन की पारी आज भी टेस्ट क्रिकेट में पहले शतक के रूप में खेली गई सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। यू आर फेडक्यू बने मुंबई में अमेरिका के नए महावाणिज्यिक दूत। यहां पर जो यूरी आर फेडविक है, ये मुंबई में अमेरिका के नए महावाणिज्यिक दूत बन गए हैं। चर्चा की जाए तो अमेरिकी राजनयिक यूरी आर फेडविक ने मुंबई में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए महावाणिज्यिक दूत काउंसिल जनरल का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वे स्विट्जरलैंड के बर्न में राजनीतिक आर्थिक मामलों के काउंसलर तथा उप मिशन प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। देखा जाए यूरी आर फेडविक ने चीन, यूक्रेन, पोलैंड, इराक, स्लोवेनिया, पाकिस्तान और जापान सहित कई देशों में राजनयिक सेवाएं प्रदान की है। उनकी नियुक्ति ने भारत अमेरिका के बीच में राजनयिक, आर्थिक और महावाणिज्यिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की अपेक्षा की जा रही है। ठीक है, यहां पर देखा जाए एक पृथ्वी जैसा ग्रह जो है उसकी खोज की गई है, उसकी पुष्टि की गई है और वायुमंडल बताया गया कि पृथ्वी जैसा यहाँ का वायुमंडल है। यहां पर देखा जाए LHS 1140b ग्रह पर वायुमंडल की पुष्टि हुई है।
देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने 49 प्रकाश वर्ष दूर स्थित LHS 1140b नामक चट्टानी बहिर्ग्रह पर पहली बार वायुमंडल की पुष्टि की है, जिससे यह पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में महत्वपूर्ण उपलब्धि बनी है। देखा जाए तो चिली के मैगलन क्ले टेलीस्कोप से किए गए अध्ययन में ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में हीलियम गैस के उत्सर्जन का पता चला है, जिससे वायुमंडल की उपस्थिति प्रमाणित हुई है। यहां पर बात करें तो यह ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है तथा यहां का तापमान तरल पानी की संभावना का समर्थन करता है। यानी कि जिस प्रकार का यहां का तापमान है, बताया जा रहा है कि यहां पर पानी भी तरल अवस्था में जरूर होगी, जिससे पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में नई दिशा मिली है। भविष्य में जेम्स वेब टेलीस्कोप से इसके वायुमंडल में पानी, मीथेन तथा अन्य संभावित जीवन सूचक गैसों की खोज की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यह पुष्टि हो गई है, जरूर याद रखिएगा। इसका नाम 1140b LHS 1140b एक देखा जाए ग्रह है। ठीक है, ग्रह की खोज की गई है, किसके द्वारा, किस टेलीस्कोप से खोज की गई है, तो मैगलन क्ले टेलीस्कोप से खोज की गई है, चिली में अवस्थित है ये। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर टी श्रीनिवास कुमार बने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव। बात की जाए 16 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ महासागर वैज्ञानिक टी श्रीनिवास कुमार तुमला को, ठीक है, टी श्रीनिवास कुमार तुमला को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। उन्होंने 1998 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, उन्होंने रिमोट सेंसिंग, भू स्थानिक प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, महासागर सूचना सेवाओं, समुद्री पूर्वानुमान, उपग्रह आधारित महासागर निगरानी कार्यक्रमों में नेतृत्व किया है। बात की जाए तो वर्ष 2024 में उन्हें यूनेस्को अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग एवं हिंद महासागर सुनामी चेतावनी शमन प्रणाली सचिवालय पर्थ में महत्वपूर्ण दायित्वों को भी निभाया है। अगले पॉइंट पर चर्चा की जाए तो भारतीय वायुसेना पिच ब्लैक 2026 युद्ध अभ्यास में सम्मिलित हुई है। बात की जाए तो 17 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना को की एक टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंची, जहां वह 20 जुलाई से होने वाले जो पिच ब्लैक 2026 युद्ध अभ्यास है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। यहां पर देखा जाए भारतीय दल में 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2 C-17 परिवहन विमान एवं 120 से अधिक वायुसेना कर्मी सम्मिलित हैं। बात की जाए तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित यह अभ्यास डार्विन, डिंडल एवं एम्बरली वायुसेना अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। 20 देशों से लगभग 100 विमान तथा 2500 से अधिक सैन्य कर्मी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। 1983 से आयोजित यह अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग, संयुक्त संचालन क्षमता, वायु युद्ध कौशल को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 प्रक्षेपित किया गया। 18 जुलाई 2026 को स्काईरूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत भारत के पहले निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम-1 का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया है। यहां पर बात की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर विकसित यह रॉकेट 350 किलोग्राम तक छोटे उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्ष यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहां पर जो ये 6 पेलोड लिए जा रहे हैं उसमें हीरे के आभूषण भी सम्मिलित है। ठीक है, हीरे के आभूषण यानी कि पहली बार है कि हीरे का आभूषण लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। बात की जाए तो इस मिशन में ग्राहम स्पेस, कॉस्मोसवर्स तथा डी क्यूब्ड एवं स्कोप सहित कई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पेलोड भेजे गए हैं, जिनसे उड़ान संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त किए जाएंगे। यह प्रक्षेपण भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को सशक्त बनाने तथा छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। भोपाल में देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया गया है। अब ये जो देश की पहली, जैसे मैं आपको कहता हूं ना, भारत की पहली, विश्व की पहली, देश की पहली, उत्तर प्रदेश की पहली, बिहार की पहली, ये सारे पॉइंट जहां भी आते हैं ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 14 जुलाई 2026 को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भोपाल के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया है। इस गैलरी का निर्माण राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने किया था, जबकि नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई ने इसका विकास एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया। बात की जाए तो गैलरी का उद्देश्य, ये जो गैलरी है, इस गैलरी का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तथा आमजन विशेषकर युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि को बढ़ावा देना है। बात की जाए तो आधुनिक डिजिटल तकनीकी से सुसज्जित इस गैलरी में आर्यभट्ट, चंद्रयान, गगनयान सहित भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों एवं ब्रह्मांड विज्ञान को आकर्षक प्रदर्शन किया गया है। ठीक है,
आगे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश बनेगा एआई, रोबोटिक्स और डीप टेक का राष्ट्रीय केंद्र। यहां पर देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, डीप टेक तथा राष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। नोएडा में 75 एकड़ में प्रगति परियोजना के अंतर्गत देश का पहला एकीकृत रोबोटिक्स एवं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। अब यही आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश का पहला एकीकृत रोबोटिक्स एवं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां पर विकसित किया जाएगा, तो ये ग्रेटर नोएडा में विकसित किया जाएगा। 75 एकड़ में विकसित होगा और प्रगति परियोजना के अंतर्गत इसका विकास किया जाएगा। बात की जाए तो परियोजना का लक्ष्य 2000 करोड़ रुपए से अधिक सकल मूल्य संवर्धन एवं 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना है। इसके साथ ही लखनऊ, नोएडा में यू हब भी स्थापित किए जाएंगे। यहां पर देखा जाए युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस एवं सेमीकंडक्टर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं। सेरही कोर्टेस्की यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने। अब यहां पर मैंने आपको पहले बता भी रखा है कि ऐसे जो नियुक्तियां होती है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां, जिनमें अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में खासकर या तो कोई भारतीय व्यक्ति किसी अंतरराष्ट्रीय संस्थान में महत्वपूर्ण पद पर पहुंचता है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर किसी देश का जो राष्ट्रपति पद है या प्रधानमंत्री पद है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपीपीसीएस 2019 से लेकर और 2023 तक के आप पेपर उठाकर देखेंगे तो नियुक्तियों से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में, उनमें एक चीज कॉमन है। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के जो सवाल पूछे गए हैं उनमें एक चीज कॉमन है, या तो देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया है, या तो कोई भारतीय किसी अहम पद पर पहुंचा तो उस बारे में पूछा अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में। ठीक है, तो जो किसी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो चर्चा में रहता है, जो देश हमेशा चर्चा में रहता है, न्यूज किसी न किसी कारण से न्यूज में रहता है, तो पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोरेटस्की हैं इनके बारे में याद रखिएगा। प्रधानमंत्री बने हैं यूक्रेन के। बात की जाए तो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऊर्जा क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए उनका नाम प्रस्तावित किया ताकि युद्धकालीन सर्दियों की तैयारी को मजबूत किया जा सके। यहां पर देखा जाए मई 2025 में सेराही यूक्रेन के राष्ट्रीय तेल एवं गैस कंपनी नोफ्टोगाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब रक्षा मंत्री मिखाइल फोदरोव को पद से हटाए जाने का विरोध में संसद के बाहर प्रदर्शन हुए हैं तथा सैन्य सुधारों पर इसकी प्रभाव को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई है। आगे देखा जाए विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। यहां पर देखा जाए पिछले वीडियो में पॉइंट छूट गया था, उसको यहां पर चर्चा करते हैं। 17 जुलाई 2026 को विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। आपको याद रखना है कि विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 17 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना है। यहां पर देखा जाए यह दिवस 17 जुलाई 1998 में रोम संविधि अपनाए जाने के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई थी। बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का कार्य नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध एवं आक्रामकता के अपराधों के दोषियों पर न्यायिक कार्रवाई करना है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 1 जुलाई 2002 से कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है आईसीसी, इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में अवस्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो तोमोको अकाने है। तोमोको अकाने इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं। एप्पल फिर बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। एप्पल कंपनी जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, याद रखिएगा कि एप्पल ने एनवीडिया को पीछे छोड़ते हुए लगभग 4.88 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान प्राप्त कर लिया है। इसके पहले कौन सी कंपनी थी, एनवीडिया थी, बाजार पूंजीकरण में जो एप्पल को पीछे छोड़ दी थी, और अब एप्पल ने वापस से देखा जाए तो एनवीडिया को पीछे छोड़ दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, 18 जुलाई को, 21 सितंबर को या 10 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहले निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम-1 का प्रक्षेपण किस कंपनी ने किया है, इसरो ने किया है, अग्रिकुल कॉस्मोस ने किया है, स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है या फिर हेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिच ब्लैक 2026 बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर जापान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल पीओआई में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर लंबी जल सुरंग किस परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है, केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत, पोलावरम परियोजना के अंतर्गत, बरगी व्यापर्तन परियोजना के अंतर्गत या फिर सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, और अंतिम सवाल है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में
किस बहिर्ग्रह पर पहली बार वायुमंडल की पुष्टि की है? प्रोक्सिमा, सेंचुरी, बी ऑप्शन कह रहा है यहां पर देखा जाए TRAPPIST 1E, या फिर LHS 1140B, या फिर केपलर 452b। कौन सा ग्रह है जिस पर देखा जाए वायुमंडल की पुष्टि की गई है कि वहां पर देखा जाए रहने योग्य, जिस प्रकार से पृथ्वी पर रहते हैं वहां पर रहने की संभावना व्यक्त की गई है? ठीक है, तो ये है 5 सवाल, और इन्हीं 5 सवालों के साथ ये वीडियो होता है हमारा समाप्त, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की 19 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिनके बारे में आज आपको बताया गया। जो न्यूज़पेपर में खबरें रही, खबरों के आधार पर ये पॉइंट्स तैयार किए गए थे। वीडियो अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो इस वीडियो के एंड में जब आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में अगर आप क्वेश्चन का उत्तर नहीं भी दे रहे तो वीडियो के एंड में डन जरूर लिखा करें, जिससे मुझे ये पता चलता रहा करे कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जो वीडियो को एंड तक देखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।